हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एंड वर्क एनर्जी थ्योरम स्टडी की थी कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी का नेट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो उसको तो हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ स्टडी किया था। और एक वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर होता है, इसको हमने वर्क एनर्जी की फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। आपके पास एक स्प्रिंग है, इसको अगर आप एक न्यूट्रल कंडीशन में छोड़ देते हो, फ्री छोड़ देते हो, तो वहाँ पर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इस स्प्रिंग को या तो उसको स्ट्रेच करते हो या फिर आप उसको दबाते हो, कंप्रेस करते हो, तो दोनों ही केस में आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो आप बाहर से फोर्स एग्जिट करोगे उसी के ऑपोजिट फोर्स एक उस स्प्रिंग के अंदर भी जनरेट होगा। ओके, और वो जनरेटेड फोर्स कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो इन सब के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो फोर्स एग्जिट हुआ, उस फोर्स के अगेंस्ट आपने फोर्स लगाया, आपने उस वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक वर्क होगा। उसी वर्क को हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वही वर्क उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो देखो आप इनिशियल केस देखो। सबसे पहले हमारे पास स्प्रिंग की लेंथ है L, आपने इसको कोई स्ट्रेच नहीं किया है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो यहाँ पर नेट लगने वाला फोर्स भी कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन सेकंड कंडीशन में आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को ये एक फ्लोर पे रखा हुआ है, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है साइड में, ठीक है, यहाँ पे अटैच की हुई है स्प्रिंग। तो इस फ्लोर पर जो मास अटैच किया हुआ है, या इस मास को आपने F फोर्स एग्जर्ट करके एक साइड में स्ट्रेच कर रहे हो। ओके, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में अब इसकी ये वाली जो लेंथ है, या ये जो x जो डिस्टेंस है, ये ज़्यादा हुई कि नहीं हुई, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, तो अब इसका टोटल लेंथ कितनी हुई, L, ये तो ओरिजिनल हो गई। अब यहाँ पर टोटल लेंथ हो गई L प्लस x। ओके, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंडेड जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल कितना है, x ही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, यहां पर तो x इक्वल्स टू है 0। ओके, तो f इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, खींचा, और खींचते ही क्या होगा, वापस ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आने की कोशिश करेगी। आप एक जनरल केस भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे हम स्प्रिंग को थोड़ा खींचते हैं तो, और उसको जब भी जैसे फ्री छोड़ दिया, तो फ्री छोड़ती वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जो फोर्स आपने लगाया है, बाहर से लगाया है, जो F है, उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स जनरेट होता है, जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हो। जैसे ही आपने फोर्स एग्जिट किया, ये फोर्स यहां पर लगेगा Fr, एंड दिस Fr इज जस्ट इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स। ओके, और ये इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ओके, तो किसी भी स्प्रिंग पर लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगा, ये देखते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स इन ए स्प्रिंग F इज प्रोपोर्शनल टू x। जो ये लगने वाला फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इस x पर डिपेंड करेगा। वेयर x इज ए डिस्प्लेसमेंट, x ओरिजिनल पोजीशन के कंपैरिजन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने क्या लगा दिया, Fr रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, एंड दिस Fr इज इक्वल्स टू माइनस kx। वैसे आप इसकी वैल्यू क्या होगी, kx होगी, लेकिन ये जो फोर्स है Fr, इसकी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ, कि यहाँ पर तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में, और फोर्स क्या ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस kx। यदि आप इसको कंप्रेस करोगे तो आप इसको x इस डायरेक्शन में होगा। ओके, उस कंडीशन में F क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इंटरनल फोर्स ऑलवेज इक्वल्स टू Fr इक्वल्स टू माइनस kx, ये इसके इक्वल होगा। ये आपका क्या हो गया, इसका रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। ठीक है, अब रीस्टोरिंग फोर्स तो ये हो गया आपके सामने। अब आप ये देखो कि इसको स्ट्रेच करने के लिए नेट वर्क डन कितना है, तो नेट वर्क डन देखो, नेट वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स फॉर
डिस्प्लेसमेंट x dx, पहले हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, dw इज इक्वल्स टू एफ आर dx। कई बार इसको एफ dx भी लिख देते हैं, वैसे ये एफ आर dx हो जाता है ये, ठीक है, एफ आर dx। ओके, अब आप यहां पे देखो इस फोर्स को और इसको हम आगे कैसे देखते हैं। एक चीज हो रहा है, ये जो dw है, w है, ये इसका क्या होगा, वेक्टर साइन आएगा f डॉट dx, क्योंकि इसका प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। लेकिन आपको पता है यहां पर ये क्या हो जाएगा, एफ आर dx cos थीटा, क्योंकि थीटा होगा एफ आर और एक्स के बीच में, और एफ आर एंड एक्स के बीच में एंगल कितना हुआ, ये यहाँ पे थीटा होता है 180 डिग्री। ओके, ये एफ आर यानी दिस रिस्टोरिंग फोर्स एंड dx, इन दोनों के बीच में एंगल होता है। और आपको पता है cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ओके, जब ये -1 हो गया तो आपको पता है dw इज इक्वल्स टू -एफ आर dx हो गया, -एफ आर dx। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां पर ये -1 है ना, तो ये माइनस साइन आ जाएगा साथ में। अब इस एफ आर की आपको क्या रख देनी है, एक्सटर्नल वैल्यू रख देनी है। तो एफ आर की वैल्यू है आपके पास यहां पर dw इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और dw इज इक्वल्स टू हो जाएगा के एक्स डी एक्स। ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का जो एलिमेंट है, पॉइंट है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया टोटल, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, नेट वर्क डन कहां से कहां तक, 0 से लेकर x तक। ओके, नाउ नेट वर्क डन ऑन स्प्रिंग। नेट वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x के एक्स इंटू डी एक्स, के एक्स डी एक्स आ जाएगा। और ये कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू 0 टू x तक। ओके, 0 से x तक आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक, x तक पहुंचा है। तो ये देख लो, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, और ये हो जाएगा k इंटू एक्स डी एक्स 0 टू x, और ये हो जाएगा k एज इट इज, और x का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2, x टू द पावर 1 प्लस 1 ऑलरेडी है, प्लस 1 फॉर्मूला की आएगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मीन्स 2। ओके, इक्वल्स टू w। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 टू x, लिमिट है ये। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, जो कांस्टेंट 2 है ये तो बाहर ले आओ, x की जगह आपको वैल्यू रखनी है, x की एक बार वैल्यू कितनी है, 2 है, मतलब x की वैल्यू है x, और इसका स्क्वायर हो जाएगा -0 का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओवरऑल 1/2 के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू w। इतना वर्क आपने किया, तो यही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो आप यहाँ पे u या इसको आप PE भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 के एक्स स्क्वायर, दिस इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट देखना है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच स्प्रिंग, ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, ये नेटवर्क डन आ गया फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, ठीक है। जैसे आपको dx मिलता है, आप इसका ये डॉट प्रोडक्ट इसको सोल्व करते हो, तो एफ आर डी एक्स कॉस थीटा मिलेगा। कॉस थीटा की वैल्यू 180 है, क्योंकि फोर्स तो अंदर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है, तो अपोजिट आना, इसलिए तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो dw की वैल्यू क्या आ गई, एफ आर डी एक्स हो गई। ओके, फिर इसके बाद आपने एफ आर की वैल्यू रखी यहां से, dw इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, dw इक्वल्स टू के एक्स डी एक्स। नेट वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, पूरा 0 से लेकर लास्ट तक खींचने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा,
वो हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू के एक्स डी एक्स, जीरो टू एक्स, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू के एक्स डी एक्स। तो एक्स का डी एक्स का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। जीरो से एक्स, जीरो लोअर लिमिट, एक्स अपर लिमिट, इसकी लिमिट्स रखोगे तो आपके पास आंसर एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर आ गया। ये आपकी क्या हो गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ गई। ठीक है, अब सिंपली इसके बाद है हमारे पास कुछ दो टाइप के फोर्सेज जो हम इस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में, ये देखो यहां पर जो दोनों फोर्सेज है वो उनमें से एक तो होगा कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, ये होगा हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स पहला, ओके, और दूसरा होगा हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये देखना है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मीन्स इट्स लाइक रिलेटेड टू कंजर्वेशन। ओके, आप ये समझ के रखो। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए देखो हम डिफाइन करेंगे, दो कंडीशन लेंगे। पहले एक पॉइंट है हमारे पास ए, ओके, और इसके सामने दूसरा पॉइंट है बी। अगर हमारे पास कोई फोर्स है, इस फोर्स की हेल्प से हम मोशन कर रहे हैं और हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचे, ये पहला पाथ है, इस पाथ को फॉलो करते हुए हम बी पर पहुंचे। और दूसरा हमारा पाथ है ये सेकंड, और हमने ये कंसिडर कर लिया थर्ड पाथ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स सेम है, ओके, और हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, या फोर्स अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इस कंडीशन में W इन फर्स्ट वे, फर्स्ट पाथ, वर्क डन इन फर्स्ट पाथ, वर्क डन इन सेकंड पाथ एंड वर्क डन इन थर्ड पाथ, तीनों इक्वल होंगे। ओके, अगर ये तीनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो यहां पर नेट किया गया वर्क डन या नेट जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। If W1 equals to W2 equals to W3, then this is called conservative force. अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये सुन लो। If work done by a force is independent of the path of motion and it depends upon only its initial and final position, these type of forces are known as a conservative force. Okay? यदि कोई किसी भी फोर्सेज के द्वारा जो वर्क हो रहा है वह वर्क उसके पाथ पे डिपेंड ना करें, बल्कि ये इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इस कंडीशन में इस पूरे वर्क डन को आप क्या कहोगे, इस पूरे वर्क डन तो जो है इस पूरे फोर्स को आप कहोगे कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, कि केवल और केवल ए और बी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये क्या हो गए, कंजर्वेटिव फोर्स हो गए। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है ना, ये दोनों फोर्स क्या है, एक टाइप के कंजर्वेटिव नेचर के हैं। कुलाम्बिक फोर्स भी इसी में आ गया। ठीक है, अर्थ अपने हम पे जो फोर्स लगाते हैं वो भी इसी में आ गया, तो ये सब क्या है, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स हो गए। और इस टाइप के फोर्सेज में एक पॉइंट से आप मोशन स्टार्ट करके कहीं पर भी कितनी भी दूर जाके आओ, वापस अगर उस पॉइंट पर ही आ गए तो यहाँ पर नेट वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि एक्स की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। ओके, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या, इनके जस्ट अपोजिट है। ओके, अगर ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पर जा रहे हो, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ एंड थर्ड पाथ, and W first is not equals to W second is not equals to W third, then this type of forces are known as a non-conservative force. Okay, it means if work done by a force depends upon the path of motion
as well as initial and final position, these forces are known as a non conservative force. okay, जिसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, और इस टाइप के फोर्सेज में एक पॉइंट से मोशन स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पर आने के लिए वर्क डन भी जीरो नहीं होता है, एनर्जी लॉस होता है यहाँ पे. ओके, फ्रिक्शन है, एक रोड है, एक रोड के ऊपर कोई सर्कल होता है बड़ा वाला, उस सर्कल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जब आप, बाइक का फ्यूल तो खर्च होगा ही. क्यों होगा? क्योंकि वो उस रोड के फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नेटवर्क कितना हो गया, नेटवर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया. या फिर अदर जो रेसिस्टिव फोर्स होते हैं वो भी इसी फ्रिक्शन फोर्स के ही अंदर आते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ही अंदर आते हैं. ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं. ठीक है, अब एक हमारे पास हमने जो डिस्कस किया था यूनिट्स ऑफ वर्क डन और एनर्जी, तो यहाँ पर एक और यूनिट है हमारे पास वर्क की, वो और हम देख लेते हैं एक बार. ठीक है ना, वो यूनिट है वर्क की स्मॉलेस्ट यूनिट होगी. वैसे हमने दो यूनिट स्टडी कर रखी है, वर्क की एंड एनर्जी की. वर्क की यूनिट क्या है? जो ऐसा यूनिट है वर्क की वो है क्या? जूल. ओके, और जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क है अर्ग. तो बची कौन? स्मॉलेस्ट यूनिट है एक, वो हम और देखेंगे आज. स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? वर्क की. तो स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क, इसको आप वर्क भी बोल सकते हो और एनर्जी की भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है, ये देखो बहुत सही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने जितने भी एटमिक या केमिस्ट्री में आप जितने भी एटमिक स्ट्रक्चर देखी है, स्पेक्ट्रम देखे हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो आपने सुनी होगी वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रही होगी, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रही होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तो बहुत ही कम मिली होगी आपको, 1 2 3 4 के आसपास ही मिल जाती है, इसी में काम हो जाता है ये. ठीक है, तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूनिट है. न्यूक्लियस की अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर इसके साथ एक मैं मल्टीपल और लगा दूंगा, वो हो जाएगा MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, क्या हो जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मींस इसको आप यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, अगर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इसको आप 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहोगे. ठीक है, तो ये यूनिट क्या होती है इसके बारे में देखें. ठीक है ना, अभी तक आपने ये देखा है कि सपोज मेरे पास एक बैटरी है या कोई प्लेट है, ये मान लो. ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये है नेगेटिव प्लेट. इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे बहुत अच्छे से. यहाँ तक मैं आपको 10th क्लास को रेफरेंस मान के पढ़ा रहा हूँ. पोटेंशियल डिफरेंस क्या? आप इसको सिंपली वोल्टेज कहते हो कि इसके अंदर वोल्टेज कितना है, ये मान लो आप. अब आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, वरना तो मैं 12th क्लास का स्टैंडर्ड बताना पड़ता है मेरे को. आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ. यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये क्या? वोल्टेज है. अगर इस दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज यहाँ पर कितना है? 1 वोल्ट है. ठीक है, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट प्रेजेंट है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रैवल करने के लिए, मूव करने पर जितनी एनर्जी गेन होगी, जितनी एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी, इसको मिलेगी एनर्जी, वो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, शॉर्ट में EV ये बोला जाता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज द एनर्जी acquired by the electron or energy gained by the electron when electron is moving in the potential difference of 1 volt.
इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है यदि वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की डेफिनेशन हो गई। ये आपको मैंने बता भी रखी है, इसको ध्यान में रखना। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, इसमें आप एक बात ध्यान रखना, जो 1 जूल है ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और फिर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, क्योंकि इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मेगा में कन्वर्ट होगा ना। तो -19 है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब -19 में 6 ऐड होगा, और ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, -19 में 6 प्लस का ऐड होगा तो आंसर आएगा -13 आएगा। ठीक है, तो ये इसको जूल में कन्वर्ट करने का, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को है। आपको सब कुछ नहीं लर्न करना, आपको इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कैसे करते हैं ये याद कर लो। अब अगर 1 जूल है कहीं पर और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो भी कर सकते हो। कैसे, ऐसे 1 इधर 1 रख दो, 1 जूल हो गया, और बाकी सब कुछ मेटेरियल इधर ले आओ, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ओके, तो दिस हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस 1 जूल इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इनटू जूल्स। ओके, अर्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप इसको अर्ग में कन्वर्ट करना चाहो तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। ठीक है, ये अपना वर्क और एनर्जी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना, ये जो मैंने आज पढ़ाए हैं ये टॉपिक्स आप रिवाइज करो। ओके, और जैसे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इस चैप्टर के, जो न्यूमेरिकल्स हमारे एनसीईआरटी में है, या फिर मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके लिए इस कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और उतना ही आगे आपका बेनिफिट होगा। फिजिक्स का एक ही रूल है, जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट होगा। जो भी हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं, कुछ रूल्स आ रहे हैं, इनको यूज़ करते हुए आप अपनी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट जरूर करें, या फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, इनके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी आप अटेम्प्ट करें। ओके, और एक चीज़ मैं बताने वाला था कि एक बार पहले आप जो आपके 9th क्लास या 9th क्लास वाले जो क्वेश्चंस है एनर्जी के, पावर के, वर्क के, एक बार उनको भी अब फिर से रिवाइज करें आप, जिससे क्या जब बेस क्लियर होगा तो इसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ें अब यहाँ वाली ये ऑटोमेटिकली क्लियर होगी, ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज होगी, फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पावर टॉपिक। ओके, थैंक यू।